स्वागत है। आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी चमक ने इतिहास के पन्नों को रोशन भी किया और रक्तरंजित भी। कोहिनूर। हाँ, कोहिनूर, एक नाम जिसके साथ कितनी कहानियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत के जरिए कोहिनूर के इतिहास की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इसके उद्गम से। दिलचस्प बात है कि हीरे सबसे पहले भारत में ही मिले थे ना, 4वीं सदी के आसपास। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोहिनूर की शुरुआत कहाँ से हुई ये थोड़ा धुंधला है। स्रोत कई लोक कथाओं का जिक्र करता है। जैसे कौन सी कहानियां? एक कहानी इसे महाभारत काल की संयमतक मणि से जोड़ती है। दूसरी कहती है कि ये कोई 3200 साल पहले नदी में मिला था। अच्छा। पर सच तो ये है, जैसा कि स्रोत भी मानता है, कि इसके शुरुआती इतिहास का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो फिर प्रामाणिक तौर पर कहानी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से हमें कुछ ठोस पता है? ज्यादातर जानकार मानते हैं कि इसकी कहानी 13वीं सदी में आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश से शुरू होती है। काकतीय वंश, गोलकोंडा वाला इलाका? हाँ, माना जाता है कि ये गोलकोंडा की मशहूर कोलूर खदानों में मिला था और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था। हाँ, स्रोत बताता है कि अपनी असली शक्ल में ये करीब 793 कैरेट का था, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। सोचिए जरा, 793 कैरेट। कहते हैं काकतीय राजा ने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली, उनकी मूर्ति की आंख में जड़वा दिया था। देवी की आंख में? वाह। तो यहाँ से शुरू हुआ इसका लंबा और, जैसा आपने कहा, अक्सर खूनी सफर। और यहीं से ये सत्ता का प्रतीक बनना शुरू हुआ। इसकी खबर दिल्ली सल्तनत तक पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी उसने क्या किया? खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भेजा। स्रोत के अनुसार काफूर ने काकतियों को हराया और मंदिर से हीरा लूट लिया। तो पहली बारी ये लूटपाट से हाथ बदला। हाँ, एक पैटर्न शुरू हो गया। जिसके पास ताकत उसके पास कोहिनूर। खिलजियों के बाद ये तुगलकों के पास गया, फिर मालवा के शासक होशंग शाह के हाथ लगा। लेकिन वो भी ज्यादा दिन रख नहीं पाए। नहीं, वो ग्वालियर के राजा डोंगेंद्र सिंह से हार गए और हीरा उन्हें देना पड़ा। ग्वालियर? यहाँ एक दिलचस्प बात है, बाबरनामा में इसका जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ग्वालियर के राजा से हीरा मिलने का जिक्र किया है। ये कोहिनूर का पहला लिखित दस्तावेजी सबूत माना जाता है। हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। नहीं, तब ये नाम नहीं था। अच्छा, तो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा। हाँ, लेकिन लोदी की किस्मत में भी ये ज्यादा दिन नहीं रहा। वही पानीपत की लड़ाई वाली बात। सही कहा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, और जीत के साथ कोहिनूर भी बाबर के हाथ लगा। बाबर तो इसकी कीमत से बहुत प्रभावित था। उसने बाबरनामा में लिखा था कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। ये दिखाता है कि हीरा कितना बेशकीमती माना जाता था, भले तब नाम कोहिनूर ना पड़ा हो। बाबर के बाद ये हुमायूं के पास आया, लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को भागना पड़ा। वो ईरान पहुंचा शाह तहमास्प के पास शरण लेने, और वहाँ उसने मदद के बदले ये हीरा शाह को तोहफे में दे दिया। तोहफे में? अच्छा। हाँ, लेकिन ईरान में भी ये ज्यादा टिका नहीं। शाह तहमास्प ने कुछ साल बाद इसे अहमदनगर के निजाम शाह को भेज दिया। जी हाँ, कहते हैं निजाम शाह इसके दीवाने थे। फिर ये गोलकोंडा के कुतुब शाही सुल्तानों के पास पहुंचा। गोलकोंडा, जहाँ से शायद ये निकला था, वहीं वापस। हाँ, एक तरह से। और गोलकोंडा से ये वापस मुगलों के पास आया एक दिलचस्प तरीके से। वहाँ के प्रधानमंत्री थे मीर जुमला। हाँ, उन्होंने इसे शाहजहां को भेंट किया, शायद अपनी वफादारी साबित करने या ताकत बढ़ाने के लिए। और शाहजहां को तो शानदार चीजों का शौक था ही। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपने मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, सबसे ऊपर। कहते हैं उस सिंहासन पर ताजमहल से भी ज्यादा खर्च आया था। लेकिन तख्त और हीरे की शान शाहजहां ज्यादा दिन नहीं भोग सका। नहीं, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद करके सत्ता हथिया ली। सिंहासन भी गया, हीरा भी गया। और औरंगजेब ने इस हीरे को और चमकाने के लिए इसे तराशने का आदेश दिया था ना? हाँ, और यही एक बड़ी घटना हुई। स्रोत के मुताबिक वेनिस का एक जौहरी था, हॉर्टेंसियो बोर्जिया। उसने इसे तराशने में गलती कर दी। गलती? क्या हुआ? हीरा टूट गया। अरे! और 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। अरे, इतना छोटा हो गया? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने जौहरी पर भारी जुर्माना लगाया। क्या यहीं से वो कथित श्राप वाली बात और ज्यादा पुख्ता होने लगी? हाँ? कि ये पुरुषों के लिए अशुभ है,
हाँ, स्रोत इस मान्यता का जिक्र करता है जो शायद पहले से मौजूद थी कि ये हीरा जिस भी पुरुष शासक के पास रहा उसे शुरुआत में भले की कामयाबी मिली हो, लेकिन अंत उसी के पतन या बर्बादी से हुआ। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सब उदाहरण माने जाते हैं। हाँ, जबकि अकबर, जिसके पास ये कभी नहीं रहा, वो मुगलों का सबसे सफल बादशाह माना गया। ये सिर्फ एक मान्यता है, पर इतिहास में बार बार इसका जिक्र आता है। दिलचस्प है। अच्छा, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। कोहिनूर किसके पास पहुंचा? मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते थे। रंगीला बादशाह, और उनके समय में तो नादिर शाह का हमला हुआ था। बिल्कुल, इसी कमजोरी का फायदा उठाया ईरान के शासक नादिर शाह ने। 1739 में उसने दिल्ली पर हमला किया, भयानक कत्लेआम मचाया और मुगलों की दौलत लूट ली, जिसमें मयूर सिंहासन भी शामिल था। लेकिन कोहिनूर उसे तुरंत नहीं मिला। सुना है मोहम्मद शाह रंगीला उसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते थे। हाँ, बिल्कुल सही। जब नादिर शाह को किसी तरह ये पता चला, उसने एक चाल चली। क्या चाल? जीत की खुशी में उसने मोहम्मद शाह से दोस्ती दिखाने के लिए पगड़ियां बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा। पगड़ियां बदलने की रस्म? अच्छा, हाँ। बेचारे रंगीला मना नहीं कर सके। जैसे ही पगड़ी बदली गई, हीरा नीचे गिर पड़ा। और कहते हैं कि उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला, कोह-ए-नूर। हाँ, यानी रोशनी का पहाड़। स्रोत बताता है कि यहीं से इस हीरे को अपना मशहूर नाम मिला। पहली बार इसे कोहिनूर कहा गया। जी हाँ, और नादिर शाह के एक अधिकारी की किताब आलम आरा नादिरी में इस नाम का पहला पुख्ता जिक्र मिलता है। तो नादिर शाह इसे ईरान ले गया? हाँ, ईरान ले गया। वो इसका ऐसा दीवाना हुआ कि इसे हर वक्त अपनी बाह पर बांध कर रखता था। लेकिन क्या उसके साथ भी वही हुआ, मतलब पतन? हाँ, कुछ ही सालों में उसका बर्ताव बदलने लगा। वो बेहद शक्की और क्रूर हो गया। अंत में उसके अपने ही अंगरक्षकों ने 1747 में उसकी हत्या कर दी। फिर वही पैटर्न, सत्ता, हीरा और अंततः पतन। नादिर शाह की मौत के बाद क्या हुआ? हीरा कहाँ गया? उसके एक सेनापति थे अहमद शाह दुरानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं। उन्होंने सत्ता संभाली और अफगान साम्राज्य की नींव रखी। कोहिनूर उनके साथ अफगानिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान, और वहां ये उनके वंशज शाह शुजा दुरानी के पास आया। हाँ, और शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम, उनका वो मशहूर कथन है ना हीरे की कीमत के बारे में। हाँ, मैंने पढ़ा है। क्या था वो? स्रोत उसका जिक्र करता है। वफा बेगम ने कहा था कि अगर 5 ताकतवर आदमी 4 दिशाओं और एक ऊपर की ओर पत्थर फेंकें और उस सारे खाली जगह को सोने से भर दिया जाए, तो भी वो सोना कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इसकी कीमत सिर्फ कैरेट में नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और इतिहास में भी थी। लेकिन शाह शुजा के साथ भी इतिहास ने खुद को दोहराया। उसे भी भागना पड़ा। हाँ, उसे अपने ही भाइयों के विद्रोह के कारण अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। और वो भागकर कहाँ पहुंचा? लाहौर, महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक। जी, रंजीत सिंह ने उसे शरण दी। बाद में जब शाह शुजा को अटक के गवर्नर ने कैद कर लिया, तो रंजीत सिंह ने उसे छुड़वाया। और इसके बदले में शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। तो हीरा वापस भारत की धरती पर आया, पर इस बार पंजाब में। हाँ, पंजाब में। महाराजा रंजीत सिंह इसे बहुत पसंद करते थे, है ना? बेहद पसंद करते थे। वो इसे अक्सर अपनी बाह पर पहनते थे, खासकर त्योहारों पर या जब अंग्रेज मेहमान आते थे। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि वो इसे युद्ध में भी साथ ले जाते थे। युद्ध में भी? क्या माल है। उन्हें शुरुआत में काफी सफलता भी मिली। सिख साम्राज्य का विस्तार हुआ। हाँ, काफी विस्तार हुआ, लेकिन फिर वही कहानी। उनकी सेहत गिरने लगी। हाँ, सेहत गिरने लगी। अपने आखिरी दिनों में वो इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान करना चाहते थे। लेकिन कर नहीं पाए। नहीं, 1839 में उनकी मृत्यु से पहले ये इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, लेकिन उनके दरबारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। उनकी मौत के बाद कोहिनूर लाहौर के खजाने में ही रहा। और इस दान की खबर ब्रिटिश अखबारों तक भी पहुंची? हाँ, पहुंची, और कहते हैं कि इससे महारानी विक्टोरिया की दिलचस्पी इसमें बढ़ी। अच्छा, रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य का क्या हुआ? अस्थिरता आ गई होगी। हाँ, अराजकता फैल गई। अगले कुछ सालों में उनके कई उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे और मारे गए। बड़ी उथल पुथल मची। और अंत में आखिरकार उनके सबसे छोटे बेटे महज 5 साल के दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। उनकी माँ महारानी जिंद कौर उनकी तरफ से राजकाज देख रही थीं, लेकिन दरबार में साजिशें थीं और अंग्रेजों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। और अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाया। युद्ध हुए। बिल्कुल। पहले एंग्लो सिख युद्ध
1845-46 और फिर दूसरे एंग्लो सिख युद्ध 1849 में सिखों की हार हुई। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, लाहौर किले पर भी उनका नियंत्रण हो गया। और यहीं कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लगा। हाँ, 1849 में लाहौर संधि हुई। बहुत ही विवादास्पद संधि थी वो। विवादास्पद क्यों? क्योंकि इसकी शर्तों के तहत नन्हे महाराजा दलीप सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ी, उन्हें पेंशन दी गई, उनकी मां जिंद कौर को कैद कर लिया गया और बाद में दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। और हीरा? इसी संधि की एक शर्त के तौर पर कोहिनूर हीरे को महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही गई। सौंपने, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये वाकई सौंपना था या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक नाबालिग राजा जिसकी मां कैद में हो दबाव में ऐसी संधि कर सकता है जिसे स्वैच्छिक कहा जाए? लॉर्ड डलहौजी खुद इसे लेने लाहौर आए थे। और इसे बड़ी हिफाजत से इंग्लैंड भेजा गया होगा। हाँ, इसे बेहद कड़ी सुरक्षा में अप्रैल 1850 में एक जहाज HMS मीडिया से इंग्लैंड भेजा गया। यात्रा भी काफी नाटकीय थी। नाटकीय कैसे? स्रोत बताता है कि जहाज के क्रू तक को नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे हैं। रास्ते में भयानक तूफान आया, हैजा फैला, जहाज लगभग डूबने वाला था। बाप रे। लेकिन आखिरकार जून 1850 में ये ब्रिटेन पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया। और वहां इसका स्वागत कैसे हुआ? महारानी विक्टोरिया को पसंद आया? जुलाई 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया को पेश किया गया। फिर 1851 में इसे लंदन की मशहूर ग्रेट एग्जीबिशन में क्रिस्टल पैलेस में आम जनता के लिए रखा गया। बहुत भीड़ उमड़ी इसे देखने। लेकिन क्या लोग इसकी चमक से प्रभावित हुए या कुछ और हुआ? नहीं, प्रभावित नहीं हुए। स्रोत के अनुसार लोगों को इसकी पुरानी भारतीय कटिंग पसंद नहीं आई। उन्हें थोड़ा बेजान सा लगा। महारानी विक्टोरिया भी निराश हुई। निराश हुई? तो फिर? तब उनके पति प्रिंस एल्बर्ट ने इसे दोबारा तराशने का फैसला किया, यूरोपियन स्टाइल में। यानी इसे फिर से काटा गया? इसे तो ये और छोटा हो गया होगा। हाँ, इसे यूरोपियन ब्रिलियंट कट में तराशा गया ताकि ये ज्यादा चमके। इस प्रक्रिया में करीब 38 दिन लगे और हीरा और छोटा हो गया। 186 कैरेट से घटकर लगभग 105.6 कैरेट का रह गया। यानी इसका वजन करीब 40% कम हो गया। जी हाँ, काफी कम हो गया। और फिर से शाही ताज में जगह मिली। हाँ, इसे पहले महारानी विक्टोरिया ने एक ब्रोच में पहना, फिर इसे उनके ताज में लगाया गया। बाद में ये क्वीन अलेक्जेंड्रा और क्वीन मैरी के ताज में भी लगाया गया। और आजकल वर्तमान में ये दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के ताज में जड़ा है, जो टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। और वो श्राप वाली बात, क्या इसीलिए इसे सिर्फ महारानियों ने पहना, राजाओं ने नहीं? ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताता है कि ब्रिटेन में ये परंपरा बन गई कि कोहिनूर सिर्फ रेनिंग क्वीन या क्वीन कंसॉर्ट यानी राजा की पत्नी ही पहनेंगी, कोई राजा नहीं। शायद ये उसी पुरानी मान्यता को ध्यान में रखकर किया गया कि हीरा पुरुषों के लिए अशुभ है पर महिलाओं के लिए नहीं। हो सकता है ये एक स्थापित परंपरा बन गई वहाँ। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर। हाँ, इसका मालिकाना हक। भारत इसे वापस मांगता रहा है। हाँ, 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही भारत सरकार ने इसे वापस मांगा। और पाकिस्तान ने भी दावा किया, क्योंकि लाहौर संधि के वक्त वो अविभाजित भारत का हिस्सा था। बाद में अफगानिस्तान ने भी दावा किया, क्योंकि ये दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा रहा था। ईरान ने भी? हाँ, ईरान ने भी नादिर शाह के इतिहास के आधार पर दावा किया। मतलब कई दावेदार हैं। लेकिन ब्रिटेन का रुख क्या रहा? उन्होंने कभी इसे लौटाने पर विचार किया? ब्रिटेन ने हमेशा इसे लौटाने से इनकार किया है। उनका तर्क है कि ये लाहौर संधि के तहत वैध रूप से हासिल किया गया था और अब ये ब्रिटिश ताज के जवाहरात का अभिन्न हिस्सा है। मतलब वो इसे नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। बिल्कुल, वापसी पर कोई बातचीत नहीं। भारत ने कई बार कोशिशें की। हाँ, 1947, 1953, फिर साल 2000 में भी संसदों ने मांग उठाई। 2016 में भारत में एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में? उस सुनवाई में क्या हुआ? उस सुनवाई के दौरान स्रोत के अनुसार भारत सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि कोहिनूर चोरी नहीं हुआ था, बल्कि महाराजा दलीप सिंह द्वारा अंग्रेजों को संधि के तहत स्वेच्छा से दिया गया था। क्या कहा?
स्वेच्छा से? हाँ, ये तर्क दिया गया कि इसलिए भारत को इस पर दावा नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि वो इसे वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उस वक्त कोर्ट में ये बयान दिया गया था। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। बहुत ज्यादा। तो ये है कोहिनूर की कहानी। एक खदान से निकलकर सल्तनतों और साम्राज्यों के उतार चढ़ाव से गुजरकर युद्ध, तोहफे, संधि, कथित श्राप और अनगिनत दावों को समेटे हुए लंदन के टावर तक का सफर। वाकई एक असाधारण यात्रा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये सत्ता का, विजय का, औपनिवेशिक इतिहास का और हाँ, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास हमें बताता है कि कैसे चीजों का मूल्य सिर्फ उनकी भौतिक कीमत से नहीं, बल्कि उनसे जुड़े इतिहास, कहानियों और भावनाओं से भी तय होता है। सही कहा। आज की ये पड़ताल एक अहम सवाल छोड़ जाती है। स्रोत ने 2016 की सुनवाई का जिक्र किया, जहां इसे संधि के तहत दिया गया बताया गया, लेकिन इतिहास के जिस संदर्भ को हमने देखा, एक नाबालिग राजा, उसकी मां कैद में, एक हारा हुआ साम्राज्य, एक ताकतवर औपनिवेशिक शक्ति का दबाव। बिल्कुल, ये सवाल तो बना ही रहता है।